भारतीय संस्कृति का जो डंका है पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बजा है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही है। वजह हो भी क्यों ना, एक ज़माना था जब हम गांव में रिश्तों की जो मजबूत बुनियाद थी उनको देखते थे। गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी, सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। मगर आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि रिश्तों के मायने ही पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। और आज एक ऐसा उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक राह चलती महिला को अपनी बहन बनाया, कई साल तक उसके हाथों से राखी भी बनवाई। और जब वही व्यक्ति, उसकी जो मानसिकता थी वो इतनी विकृत थी, इतनी खराब थी कि जिसका ये कहानी सुनाते हुए भी वाकई शर्मिंदगी महसूस होती है कि दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। उस महिला को जिसको उसने बहन बोला था, उसकी उसने इज्जत को तार तार कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है चुरू। और इसी जिले में जो महिला थाना है, 10 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक शादीशुदा महिला थाने में पहुंचती है और थाने में जाकर कहती है कि साहब, एक व्यक्ति है जो मेरा मुंह बोला भाई है, अपने दोस्तों के साथ कई बार बलात्कार कर चुका है। मैं करूं तो क्या करूं? बस मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि खुदकुशी करके मैं अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लूं, या फिर मुझे न्याय दे दीजिए। ये बात सुनकर शुरू में पुलिस को लगा कि पता नहीं ये महिला ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर उस महिला के पीछे का जो दर्द था, जब पुलिस ने उसको जानने की कोशिश की तो वाकई ये हैरान करने वाली बात थी कि एक महिला न जाने कब से ये दर्द महसूस कर रही थी और उसकी दर्द को कोई महसूस ही नहीं कर रहा था। कहानी दरअसल 2013 से शुरू होती है। ये महिला अपने मायके से अपने ससुराल जा रही थी, बस में बैठी हुई थी और 2 वाली सीट पर, यानी कि जिस सीट पर 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं, ये उस सीट पर बैठी थी। इसी सीट पर एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र है, वो महेंद्र भी इसके पास में आकर बैठ जाता है। इस महिला को वो अकेली देखता है और अकेली देखने के बाद उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते उसने उसको कब अपने रिश्ते की बहन बना लिया पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे से इतने खुश थे, इतनी सारी बातें इन्होंने की, अपने घर की, परिवार की, अपने बच्चों की, और अपने ना जाने क्या क्या बातें उन्होंने शेयर कर ली। और ये रिश्ता एक मजबूत बंधन वाला भाई बहन का रिश्ता बन गया था। जाते जाते जब ये महिला अपनी बस से उतरती है तो जाते जाते अपने भाई का एक मोबाइल नंबर भी ले लेती है। और मोबाइल नंबर लेने के बाद फिर ये कभी कभार एक दूसरे से बात भी कर लिया करते थे। अब त्योहार आता है रक्षाबंधन का, ये 2013 की बात है, और वो लड़का घर उसकी मायके पहुंचता है और मायके में आने के बाद उससे राखी भी बनवाता है। और ये साल पहला था, अब सिलसिला शुरू हो जाता है। सन 2014 आता है, 15 आता है, 16 आता है। 1-2 साल ऐसे होते हैं जहां गैप हो जाता है, मगर इन दोनों भाई और बहनों की हमेशा बातचीत होती रहती थी। और ये रिश्ता इतना मजबूत होता चला गया कि इस रिश्ते पर कोई भी उंगली उठाने वाला था ही नहीं। बात चाहे ससुराल की हो, चाहे बात मायके की हो, दोनों ही पक्ष इस लड़के पर इतना विश्वास करते थे, महेंद्र पर, कि शायद सगे भाइयों पर भी इतना विश्वास नहीं था। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, मगर इस महेंद्र की जो विकार मानसिकता थी, विकृत मानसिकता थी, वो अंदर कहीं ना कहीं इसके एक राक्षस छुपा हुआ था। शायद इस राक्षस को ना तो ससुराल वालों ने पहचाना, ना ही मायके वालों ने पहचाना। और एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ उसके ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल में आने के बाद उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलाना चाहता हूँ, मेरे परिवार के साथ में चलना पड़ेगा। और ये महिला तैयार भी हो जाती है। ये कहता है कि मैं तुम्हें भंदवाला लेके चलता हूँ, और भंदवाला ले जाने की वजह से ही अपने साथ इसको लेके जाता है। मगर इत्तेफाक की बात ये थी कि उस दिन उसके ससुराल में कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेली थी। और अकेले होने की वजह से वो इतना विश्वास करती थी कि ना तो उसने अपने मायके वालों को ये बात बताई और ना ही अपने ससुराल वालों को ये बात बताई कि वो आज महेंद्र के साथ जा रही है। महेंद्र उस दिन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका दोस्त राम अवतार भी साथ था। और ये उसकी जीप में बैठकर सीधे पहुंच जाते हैं। ये जाना था भंदवाला, मगर पहुंच जाते हैं ये काला डेरा। और काला डेरा में इस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद ये 2 दोस्त मिलकर उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाती है, भाई भाई भाई, ये क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी। भाई, तुमने मुझसे वादा लिया था जिंदगी भर मेरी रक्षा करने का। भाई, ऐसा मत करो। वो चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर महेंद्र पर और राम अवतार के कानों पर उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। वो उसके साथ मुंह काला करते हैं। और एक दिन नहीं, ये सिलसिला लगातार 20 दिन तक चलता रहता है। 20 दिन तक इस महिला के साथ वो मुंह काला करते रहते हैं। और उधर ये अचानक से जब गायब हो जाती है ससुराल से, तो ससुराल वाले परेशान होते हैं। वो मायके में फ़ोन करते हैं और मायके वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ जाकर इस महिला की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। और गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर महिला शादीशुदा थी, इसलिए पुलिस को प्रथम दृष्टया ये शक होता है कि महिला अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है या चली गई है। मगर पुलिस ने इसकी गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की। काश कि पुलिस इस की गहराई में जाती तो शायद इस महिला के साथ जो अपराध हो रहा था वो रुक जाता, और अपराधी जो भी थे वो आसानी से पकड़े भी जाते। क्योंकि महिला के पास उसका मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर के आधार पर CDR निकलवाई जा सकती थी। तमाम तरह की बातें थी जो जांच में क्लियर हो जाती, मगर पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। ये बात है मार्च 2021 की, और इसके साथ 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। और जब ये 1 महीना पूरा हो जाता है, 1 महीने मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, यानी कि 20 दिन तक वो महिला उनके साथ रहती है, उनके साथ वो उसके साथ लगातार बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। एक कमरे में उसको रखते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उसका खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें। उस महिला ने चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसको दूसरे तीसरे दिन ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद उसकी आवाज़ें निकल ही नहीं सकती थी। यानी कि उस महिला के साथ जो भी अश्लील हरकत की गई थी, जैसा भी उन्होंने गलत काम किया था, उसका उन्होंने एक वीडियो उतार लिया था, उसके उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स खींच लिए थे, और ये कहते हुए कि तुमने अगर ये बात किसी से शेयर की तो ये बात पूरे ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से फैल जाएगी। वो महिला 20 दिन तक उनके साथ रहती है, उसके बाद अपने मायके में चली आती है। उधर पुलिस के पास एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को क्या बयान देती है पता नहीं चलता है, मगर ये अपराधी, इनके मंसूबे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इन्हें लगता है कि शायद हमारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा और हम ऐसे ही अपराध पर अपराध करते चले जाएंगे।
फिर महीना जून का आता है, यानी कि 25 जून को एक बार फिर इस महिला को धोखे से बुलाया जाता है, ये कहते हुए कि जो तुम्हारी वीडियो, तुम्हारे जो फोटोग्राफ सामने मोबाइल में उतारे थे, आज हम तुम्हारी सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, इसे अपने मोबाइल में जो भी फोटो है, वीडियो है, उसको डिलीट कर देंगे और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। धोखे से घर के पास में ही गली में बुलाया जाता है और उसके बाद फिर इस महिला का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद फिर उसी जगह पर रखा जाता है जिसका नाम था काला डेरा। वहाँ रखने के बाद इस महिला को फिर से 15 दिन तक रखा जाता है और 15 दिन फिर वही उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो महिला बार बार यही गुहार लगा रही थी, वही दुआही दे रही थी, काश कि 2013 में हम उस बस में मिले ही ना होते तो शायद ही आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो रोती है, चीखती है बार बार, मगर उसकी जो दर्द था, उसकी जो परेशानी थी, उसकी जो पीड़ा थी, वो महेंद्र के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। महिला अपने घर आती है और घर आने के बाद ये जून का महीना भी पूरा निकल जाता है, जुलाई भी निकल जाता है, मगर इस महिला से वो फोन पर लगातार बातें कर रहे थे। और जैसे ही ये सितंबर का महीना खत्म होता है तो एक बार फिर, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस महिला को फिर जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की जाती है। मगर जो काम इसको महिला को पहले करना चाहिए था वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करती है। उसने अपने आप से एक वादा किया कि इस बार मुझे उनके साथ नहीं जाना, बल्कि जाना है तो मुझे थाने जाना है। और वो चुरू थाने में पहुंच जाती है। वहाँ जो एसएचओ होते हैं ओम प्रकाश को पूरा वाकया सुनाती है और कहती है साहब कि मुझे इंसाफ चाहिए। और जो भी आरोपी हैं उसमें आरोपी सेकंड मीटिंग में आरोपी 3 हो जाते हैं, पहली मीटिंग में 2 आरोपी थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस देर आई मगर दुरुस्त आई। अब शायद इस महिला को एक न्याय की उम्मीद है और न्याय से मिलना ही चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए एक नज़ीर बन जाए और भविष्य में किसी बहन, किसी बेटी, किसी बहू के साथ इस तरह की आपराधिक घटना न घटे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।